चलिए स्टार्ट किया जाए। हेलो एंड वेलकम बैक टू Genex IS. Last lecture we have discussed about POCSO Act, the children who needs protection from sexual offenses. This topic we will discuss about Juvenile Justice Act. JJ Act भी शॉर्ट में कहा जाता है। इस एक्ट के दो पर्पस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत स्लो स्पीड में टॉपिक ले जाऊंगा। माइनर डिटेल से लेकर मॉडर्न कॉन्सेप्ट तक हमें सब टच करना है, जिसमें मैं सबसे लेटेस्ट मास्टर भालू जजमेंट तक डिस्कस करूंगा 2025 का। भोलू सर, भोलू भालू नहीं, मास्टर भोलू मास्टर भोलू जजमेंट। ओके, इस बहाने थोड़ा लाइक तो भी डिस्कस करना, तो बहुत लंबा लेक्चर होगा। आप शांति से समझना, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने प्रॉमिस किया था। बोर्ड वर्क और पीपीटी आपके ग्रुप में आ चुकी है, इसका भी बोर्ड वर्क और पीपीटी ग्रुप में चला जाएगा। अभी खाली ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक्ट क्यों लाया गया, इसके दो पर्पस है। सर, इंडिया में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तब ऐसे चाइल्ड जो कि क्राइम कर रहे हैं, ये केसेस हमने देखा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। स्पेसिफिकली द निर्भया केस, आप सभी को पता है, मुझे पता है, मैं सेम केस रिपीट नहीं करूंगा। खाली इसमें इतना हमें याद रखना है कि जो निर्भया केस में निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड इंसर्ट करके मार दिया गया था, वो एक जुवेनाइल था। जुवेनाइल इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है इमेच्योर और चाइल्ड, अडोलसेंस पीरियड, उसको जुवेनाइल कहा जाता है, जो कि लैटिन टर्म से हमने कॉपी किया है। निर्भया के केस में सबसे खतरनाक जो आदमी था वो जुवेनाइल निकला। उस समय हमारे पास जो एक्ट था वो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000, और इसीलिए वो एक्ट बहुत क्लियर था कि अगर 18 से कम का कोई बच्चा तो उसको सजा हो ही नहीं सकती। तो ये बच गया। एक ने सुसाइड कर ली, 3 को फांसी मिल गई, 5 टोटल अक्यूज थे। एक ये नालायक बच गया और आज भी जिंदा है, जिसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, फिर भी जिंदा है, क्योंकि उसने जो क्राइम किया था वो इनह्यूमन क्राइम था। और हमने लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट ने क्लियरली ये चीज बताई कि बहुत सारे चाइल्ड अब ऐसे हैं जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ आ रहे हैं और हीनियस क्राइम कर रहे हैं। रेप, मर्डर, डकैती, गैंग रेप जैसे सीरियस क्राइम्स में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट लूप हॉल्स है लॉ के, क्योंकि 18 से कम है तो कोई सजा हो ही नहीं सकती, तो फ्री हो जाता है। दैट्स द प्रिसाइज रीजन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 लाया गया, जिसने प्रीवियस एक्ट को रिपील कर दिया। इंडिया का सबसे पहला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में पास हुआ था, जिसको फर्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं। उससे पहले हमारे पास अप्रेंटिस एक्ट हुआ करता था 1950 का। उसके बाद एक आया था स्कूल रिफॉर्म एक्ट 1956 के आसपास। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, उसको रिप्लेस किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, उसको रिप्लेस किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। प्राइमरी पर्पस टू डील विथ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, या इन सिंपल अक्यूज्ड और क्रिमिनल्स, ठीक है। और दूसरा इसका एक पर्पस और था, ऐसे बच्चों को दे आर हुआ इन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर। जैसे आपको पता है बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, या जन्म देने के बाद माँ बाप उसे छोड़ के भाग जाते हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर में कोई बच्चा इंपेक्टेड है, तो सच चाइल्ड विच नीड्स केयर, प्रोटेक्शन, ऐसे दो टाइप के बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास किया गया। इसलिए इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें, जुवेनाइल जस्टिस ब्रैकेट में प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 कहा जाता है। इसका प्राइमरी पर्पस बच्चों को प्रोटेक्ट करना था, बट हाँ, कुछ बच्चे जो इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ थे उनको भी डील करना जरूरी है। हाउ दिस एक्ट, पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर इस पे आएंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग पार्ट में डिस्कस करना है। इस एक्ट ने क्राइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले कहा गया पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस उस ऑफेंस को कहा गया जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 ईयर हो, मतलब छोटे बच्चे, चोरी हो गया या फिर कहीं हाथापाई हो गया, डिफेमेशन हो गया, है ना, तो पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स अगर है तो उसे कह देते हैं पेटी क्राइम्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी बनाई गई सीरियस क्राइम्स की। सीरियस क्राइम्स
अब इशू ये था, जब ओरिजिनल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया तो उसने कहा कि अप टू 7 इयर्स जो पनिशमेंट होती है उसको सीरियस क्राइम कहेंगे, बट मिनिमम पनिशमेंट बताना भूल गए। अब अप टू 7 में 1-2 साल वाला भी तो आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 1-2 साल वालों को पेटी में गिने या सीरियस में गिने। 2021 में हमने जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट किया और इस चीज को क्लियरफाई कर दिया कि एनी सच ऑफेंसेस जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड ही ना हो, ऐसा दिया ही ना हो कि मिनिमम इतना होता है, और अप टू 7 ईयर, वो आएगा सीरियस ऑफेंसेस में। इसको क्लियर किया है 2021 के अमेंडमेंट में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नो मिनिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट और अप टू 7 ईयर, उसको हम कह देंगे सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, थर्ड आता है हीनियस ऑफेंसेस, और ये सबसे खतरनाक है। हीनियस क्राइम उसे कहा जाता है जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स और मोर अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट 7 एंड अबव। तो कैटेगरी कुछ इस तरह बनी कि 3 साल तक का अगर पनिशमेंट है तो पेटी ऑफेंसेस, 3 से 7 साल की पनिशमेंट है सीरियस ऑफेंसेस, 7 से अबव है हीनियस ऑफेंस। ठीक है, और मिनिमम प्रिस्क्राइब नहीं है तो सीरियस ऑफेंसेस। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए हैं। इस तरह 3 कैटेगरी ऑफ ऑफेंस बनाया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कही कि जो भी चाइल्ड अगर 16 ईयर एंड अबोव है और वो हीनियस क्राइम कर रहा है, इन दैट केस ही मे बी ट्राइड एज अडल्ट। क्योंकि ये चीज बहुत कॉमन देखेगी कि 16 साल के बाद बच्चे बहुत सीरियस क्राइम, हीनियस क्राइम कर रहे हैं। तो ये एक्ट कहता है कि अगर आप 16 से ज्यादा हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि आप क्राइम भी कर सकते हो, क्राइम का पर्पस भी समझ सकते हो, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी समझ सकते हो, इंपैक्ट भी। इसलिए आपको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है। आई एम सेइंग मे, देयर इज अ पर्पस फॉर दैट, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों क्राइम में बच्चे को हमेशा चाइल्ड ही अज्यूम किया जाएगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पाए हैं। इन केस ऑफ पीटी एंड सीरियस ऑफेंसेस द चाइल्ड विल बी 18 ईयर एंड बिलो। अगर कोई काम करता है तो उसको चाइल्ड के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, मतलब 3 साल का रिफॉर्म होम, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट इन केस ऑफ हीनियस ऑफेंस, अगर बच्चा 16 साल से बड़ा है तो उसे अडल्ट जैसे ट्रीट किया जा सकता है। और कैसे करेंगे अडल्ट जैसे ट्रीट? वी हैव क्रिएटेड अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, JJB। इस साल सबसे डिबेट में यही टॉपिक रहा है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा और इस बोर्ड का यह काम है कि वो बच्चे का एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, है ना। ये एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा कि क्या बच्चे का मेंटल स्टेट सच में इतना है कि वो समझ सकता है कि उसने क्या क्राइम किया है और उसके कॉम्प्लिकेशंस एंड इंप्लीकेशंस क्या होंगे। प्रिलिमिनरी बोर्ड ये इंक्वायरी करेगा, सॉरी JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये इंक्वायरी करेगा कि बच्चे का मेंटल स्टेट क्या है। कहीं ये क्राइम गलती से तो नहीं हो गया, या किसी के बहकावा में, ग्रूमिंग में तो नहीं हो गया, या सच में उसके खुद का मेंटल स्टेट ऐसा है जो वो समझ पाए कि मैंने इतना सीरियस ऑफेंस किया है, उसकी क्या इंप्लीकेशन। जैसे निर्भया केस में हमने ये देखा कि वो खुद उसने क्राइम किया था, वो क्राइम को समझता था, तब जाकर उसने इतना हीनियस क्राइम किया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्रिमिनल एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव लगा ही नहीं जाते, इसलिए आज भी जिंदा है। बाकी मैंने तो लगाओ, हमारा काम खत्म करो, पर ठीक है जो भी हो, प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में बहुत सारे नई गाइडलाइंस इशू की है, जैसे कि ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस इज नॉट अ ट्रायल। ये कोई सजा देने के ट्रायल नहीं चल रही है, क्योंकि हो ये रहा था कि प्रिलिमिनरी बोर्ड को ऐसा ट्रायल यूज कर रहे थे लोग, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, विटनेसेस आते थे। सुप्रीम कोर्ट से इट इज नॉट अ ट्रायल, इट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, एंड हेंस यहां आपको जजमेंट नहीं देना है, आप जो जजमेंट देने बैठे हो। इसीलिए देयर इज अ मैंडेटरी थिंग रिक्वायर्ड कि आपके बोर्ड में एक वेल क्वालिफाइड साइकेट्रिक होना जरूरी है, जिसके पास ऐसी डिग्री हो जो चाइल्ड मेंटल स्टेट की
स्पेशलिटी रखता हो। इसलिए बिना साइकेट्रिक के आप कोई बोर्ड बना नहीं सकते। चलो इन केस मैन पावर की अच्छा तरह कोई चाइल्ड साइकेट्रिक नहीं है, इन दैट केस टेक द एडवाइस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल के एडवाइस आप ले सकते हो, बट दिस इज मैंडेटरी टू कंसल्ट अ साइकेट्रिक। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना। इन दिस लॉ ये नहीं लिखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि अगर आपने कंसल्ट नहीं किया तो हम आपकी जजमेंट नहीं मानेंगे। तो आज सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है कि शैल है कि मे। साइकेट्रिक को कंसल्ट करना, इज इट रिटन इन अ मे फॉर्मेट, मतलब कर सकते हैं या करना पड़ेगा, वो अभी भी क्लियर नहीं है। सारे लीगल एक्सपर्ट यहीं पे डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मे कंसल्ट, अगर आपके पास नहीं है तो बाहर से कंसल्ट करो, बट ये नहीं कहा कि अगर कंसल्ट नहीं किया तो आपका असेसमेंट नलिफाई कर दिया जाएगा। व्हाट इफ कंसल्ट नहीं किया तो भी असेसमेंट तो माना ही जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाने के ऊपर से जा रहे हैं? ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना? अगर डॉक्टर नहीं है, साइकेट्रिक नहीं है, तो भी आपका असेसमेंट माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता था? क्या वो एक गाइडलाइंस है या वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है? वो अपने आप में डिस्प्यूट है। इसलिए पार्लियामेंट ने रिसेंटली इसके रूल्स अमेंड कर दिए, एंड पार्लियामेंट हैव रिटन शैल। अब क्लियर है कि एक साइकेट्रिक होना जरूरी है, और साइकेट्रिक नहीं तो बाहर से साइकेट्रिक का कंसल्ट लो। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसमें विमेन होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर के लोग होने चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट के लोग होने चाहिए, साइकेट्रिक होने चाहिए, और सब मिलके उस बच्चे का एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे। ये ट्रायल नहीं है, इतना याद रखिएगा, ये खाली असेसमेंट पीरियड है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये असेसमेंट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कि क्या इस बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है? अगर ये बोर्ड कहता है किया जा सकता है तो ये केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा चाइल्ड कोर्ट को, इन ब्रैकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर इसने कहा यस ही कैन बी ट्राइड एज एडल्ट, उनकी मेंटल कैपेसिटी ये है कि वो समझ सके, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका केस चलाएगा। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिसेंट जजमेंट में आ रहा है, किसी भी एक्ट में नहीं है, आपकी किसी भी सोर्सेस में नहीं मिलेगा। बच्चे को मान लीजिए पनिशमेंट मिलती है, वो 17 साल का है, तो क्या 17 साल के बच्चे को एडल्ट्स की जेल में रखा जाएगा? कहां रखा जाएगा? ये कहीं नहीं लिखा। ये एक्ट बताता है, ये एक्ट कहता है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अप्रूव करता है, बच्चे को सजा मिलती है, तो अप टू 21 ईयर, जब तक वो नहीं हो जाता, उसे अडल्ट जेल में नहीं रखा जाएगा, उसे रखा जाएगा प्लेसेस ऑफ सेफ्टी में, एक जगह जो कि सेफ जगह होनी चाहिए, वहां वो बच्चा रखा जाएगा अप टू एज ऑफ 21। एंड वंस ही अटेंड द एज ऑफ 21, बाकी की जितनी सजा है वो उसे अडल्ट की जेल में कंप्लीट करनी है। मतलब सिंपल बात यह है कि अब इवन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 and above the age of 16 can be persecuted in an offense if that offense is heinous offense। ठीक है? ये एक पूरा प्रोसीजर आप समझ पाए हैं। यहां पे डिस्प्यूट क्या है? इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट देयर इज नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, तो यहां प्रॉब्लम आ जाती है पूरी डिस्क्रिशन की। डिस्क्रिशनरी एक्ट हो जाता है ये। जज जैसा चाहे, वो किसी बच्चे को चाहे तो एडल्ट जैसे ट्राई करे, उसकी जिंदगी खत्म कर दे, और अगर पैसा नहीं मिला, अब पैसा दे दिया अच्छा खासा, क्या पता फैमिली ने, तो बोल दे नहीं भाई ये तो बच्चा है, कोई भी क्राइम है कि नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भोलू जजमेंट में, मास्टर भोलू जजमेंट में बहुत क्लियरली एक चीज कही है कि इस पूरे एक्ट का पर्पस इज नॉट टू रेट्रीब्यूट, इज नॉट टू पनिश अ चाइल्ड, बट इज टू रिफॉर्म अ चाइल्ड, टू सेंड बैक हिम इन द सोसाइटी, टू इंटीग्रेट बैक हिम इन द सोसाइटी, भले वो हीनियस क्राइम। इवन हीनियस क्राइम का भी पर्पस बच्चे को पनिश करना नहीं है, ये पर्पस होना चाहिए इस पूरे एक्ट का रिफॉर्मेटिव, इट इज नॉट रिट्रीब्यूटिव।
ये एक्ट एक रिफॉर्मेटिव एक्ट है, इट इज नॉट अ रिट्रिब्यूटिव एक्ट। कहीं भी ये पनिशमेंट, पॉक्सो इज ए रिट्रिब्यूटिव एक्ट, वहां ऑफेंडर को पनिश करने की बात चल रही है, यहां ऑफेंडर नहीं है, इसलिए उसको देखिए हम अक्यूज्ड या क्रिमिनल वर्ड नहीं यूज कर रहे या प्रीडेटर वर्ड नहीं यूज कर रहे, कहां हम यूज कर रहे हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। द प्रॉब्लम इज यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी, 1992 में ये कन्वेंशन साइन होता है, इंडिया खुद इस कन्वेंशन का पार्टी है, और दिस कन्वेंशन क्लियरली डिफाइंस एनीवन बिलो द एज ऑफ 18 शुड बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड एंड नेवर शुड बी पनिश्ड। कोई भी जिसका एज 18 से कम है उससे चाइल्ड ही कंसिडर किया जाना चाहिए, कभी उससे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो हाउ इन इंडिया वन कैन पनिश, क्योंकि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर अलग था, इंडिया में भी नहीं होता, बट ये निर्भया वाले केस ने सबकी आंख खोल के रखी कि बहुत जरूरी है पनिशमेंट। कुछ बच्चे शायद इंसान नहीं होते, इसलिए हमने इसके अगेंस्ट गए हैं, और जब इसके अगेंस्ट गए हो तो आप उसकी पार्टी अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस एक्ट का पर्पज नहीं कि बच्चे को पनिश कर रहे हैं, हम उसको पनिश नहीं कर रहे हैं, हम उसे रिफॉर्म करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुना मेरी बात। इवन आफ्टर 21 ईयर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पता है बोर हो चुके हो, इवन आफ्टर 21 ईयर अ सेकेंडरी असेसमेंट नीडेड, एक और असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या ये सही है इसको अडल्ट जेल में भेजना। जहां वो प्लेसेस ऑफ सेफ्टी था वहां पे अगर रिपोर्ट ये आती कि बच्चा रिफॉर्म हो चुका है तो ही मे बी सेंड बैक टू द सोसाइटी। मतलब आफ्टर एज ऑफ 21 इट इज मैंडेटरी टू हैव सेकेंडरी असेसमेंट। अगर सेकेंडरी असेसमेंट में बच्चा ऐसा प्रूव हुआ कि उसका नेचर चेंज हो चुका है, कि सजा कैंसिल हो सकती है। मतलब एनी हाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कुछ भी करके एक बच्चे को सजा ना मिले। हाँ भाई, वो अगर एकदम ही जानवर बन गया है तो बात अलग है ना। इससे भी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इस एक्ट में प्रिलिमिनरी बोर्ड को और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाए जिसको प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर बच्चे के घर जाएगा, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, और बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट इज मैंडेटरी बिफोर प्रिलिमिनरी असेसमेंट। जहां पे ये देखा जाएगा कि बच्चा कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया कि उसका सोशल बैकग्राउंड ऐसा था। काफी बार ये होता है, बच्चा जिस प्रकार के बैकग्राउंड में रेज होता है वैसे उसका माइंडसेट हो जाता है। इसे तो ग्रूमिंग कहेंगे। वो उसका खुद का डिसीजन नहीं था, वो उसके समाज का डिसीजन था। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, बैकग्राउंड रिपोर्ट बाय प्रोबेशन ऑफिसर, ये भी मैंडेटरी है, बिना इसके कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पॉसिबल नहीं। मतलब उसका मेंटल स्टेट चेक किया जा रहा है बाय साइकेट्रिक, उसका फिजिकल स्टेट भी चेक किया जाएगा बोन मैपिंग द्वारा, उसके बोन्स के क्या स्टेटस है, मतलब साइंटिफिक मेथड से एज डिस्कवर की जाएगी। और एज डिटर्मिनेशन के केस में स्कूल सर्टिफिकेट को प्राइवेसी मिलेगी, जो पॉक्सो में था। स्कूल सर्टिफिकेट प्लस साइंटिफिक डिटर्मिनेशन ऑफ एज, क्या पता स्कूल के सर्टिफिकेट हिसाब से बड़ा हो गया हो बट साइंटिफिकली ना हुआ। साइंटिफिक डिटर्मिनेशन, मेंटल इंक्वायरी, साइकेट्रिक डिटर्मिनेशन, बैकग्राउंड चेक, उसके बाद ही आप किसी बच्चे को एज एन एडल्ट ट्राई कर सकते हो। कितना बड़ा सेफ गार्ड है। क्या ये सच में रिट्रिब्यूटिव है? नहीं, इसी को तो रिफॉर्मेटिव कहते हैं। हर स्टेज में हम ये ट्राई करें कि बच्चे को प्रूफ कर दिया जाए। अगर फिर भी अगर वो निकलता है हर स्टेज पास को जो एडल्ट हो चुका है, नाउ वी विल ट्रीट हिम एज एडल्ट इन कोर्ट। वो भी चाइल्ड कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल कोर्ट में ट्रीटमेंट के बाद 21 साल तक सेफ्टी में भेज दिया जाएगा। 21 साल बाद सेकेंडरी असेसमेंट किया जाएगा। अगर सेकेंडरी असेसमेंट बच्चा रिफॉर्म्ड मिलता है तो उससे वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर सेकेंडरी असेसमेंट के बाद भी रिफॉर्म नहीं है तो वो फाइनली अडल्ट जेल में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर टू प्रोसिक्यूट अ चाइल्ड। अब सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है, एक तरफ आप पॉक्सो में कर रहे हो कि 18 से पहले you cannot give your consent because you are minor.
आप में वो मेंटल स्टेट नहीं होता कि आप कंसेंट दे सके। ये पॉक्सो कहता है, जुवेनाइल जस्टिस करेगा, आप में वो मेंटल स्टेट है कि आप क्राइम कर सकते हो। तो भाई साहब, व्हेन आई हैव अ मेंटल स्टेट टू कमिट अ क्राइम एंड आई हैव अ मेंटल स्टेट टू गिव माय कंसेंट। इसलिए दोनों एक्ट प्राइमरली एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, और इसी का हार्मोनियस बैलेंस सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लोज एज गैप। समझ रहे हैं? जो क्लोज एज गैप एंड इवॉल्विंग कैपेसिटी डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट लेके आया, इन दोनों डॉक्ट्रिन का प्राइमरी पर्पस था इन दोनों एक्ट के बीच हार्मनी क्रिएट करना। डन। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। उनके लिए जो चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर है। प्रॉब्लम कहां आती है? ज्यादातर टीचर्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पहला पार्ट बहुत पढ़ाते हैं, निर्भया केस से चालू करते हैं तो सेंसिटाइज हो जाती है बातें, उसके बाद फिर पढ़ा के खुश हो जाते हैं। जबकि इसका ज्यादा बड़ा पार्ट है चाइल्ड इन केयर, चाइल्ड नीड्स केयर। इस एक्ट का प्राइमरी पर्पस वो है, सेकेंडरी पर्पस ये था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो अबंडेंट हैं, डिजास्टर्स से पीड़ित हैं, ऑर्फन हैं, इन सारे बच्चों के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक कमिटी बनाई गई जिसको कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। मेरे हिसाब से अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के बीच का डिफरेंस समझ पाए होंगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड इन कॉन्ट्रडिक्शन विथ लॉ के लिए है, ये चाइल्ड नीड्स प्रोटेक्शन के लिए है। ये कमिटी इस बच्चे का ध्यान रखेगी। देश में जितने ऑर्फन हाउसेस हैं, ऑर्फन होम जिसको हम कहते हैं, अनाथालय, हर जगह इंक्वायरी करना, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन कौन था, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ऐसा करके ऑर्गेनाइजेशन था, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि इंडिया के ऑर्फन एजेस, ऑर्फन होम्स आर द हाउस फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वहां इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है, स्पेशल बच्चों को। इनका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, क्योंकि इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई ऑर्फन है तो उसकी आवाज कौन ही सुन रहा है भाई? तो इंसानों को खरीदना, बेचना, बच्चों को सेक्स ट्रैफिकिंग करवाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज करना, ये सब इंडिया में ऑर्फनेज में बहुत ज्यादा होता है। वी नीड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम देम एंड हेंस वी हैव एस्टैब्लिश्ड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। इसका काम है सभी बच्चों को प्रोटेक्शन देना। इतना ही नहीं, हमने एक नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी है, तारा, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तारा। ये क्यों किया गया है? ये बनाया गया है अडॉप्शन के लिए। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो स्ट्रीमलाइन करता है अडॉप्शन प्रोसेस को। इंडिया में अडॉप्शन इज अ वेरी बल्की प्रोसेस। आप कभी फॉलो कर बोलेंगे नहीं करना मुझे अडॉप्ट भाई, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है, इंसान बोर हो जाता है, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि पहले ये सिस्टम था, आप अप्लाई कीजिए ऑफलाइन, महीने डेढ़ महीने बाद आपका असेसमेंट होता है, उसके बाद महीने डेढ़ महीने बाद जज, एक तो कोर्ट की परमिशन चाहिए होती थी, अडॉप्शन फाइनली कोर्ट अप्रूव करता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो प्रोसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सा हमारा खाली बैठा है, वहां पे तो ऑलरेडी 5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो अडॉप्शन जैसे छोटे मामले में लेते ही नहीं थे। तो ये प्रायोरिटी में कभी जाता ही नहीं था इंडिया में। इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया, हमने कारा बना दिया, जो अडॉप्शन की पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन स्ट्रीमलाइन कर देता है। इफ यू नीड टू अडॉप्ट, जस्ट फिल द फॉर्म ऑनलाइन एंड द फाइनल सिग्नेटरी अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जज टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर, डीएम और एडीएम को ट्रांसफर कर दिया गया, जो काम पहले जज का था, जिससे प्रोसेस को ज्यादा अप्रोचेबल बनाया जा सके, है ना, टू स्ट्रीमलाइन दी प्रोसेस। क्योंकि मीन्स में यही सब तो लिखना होता है, टर्म ही तो मैटर करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन दी प्रोसेस, द राइट टू साइन द फाइनल ऑर्डर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जज टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इतना ही नहीं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा दिया गया है, जैसे ऑर्फन होम,
चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन सभी पे एडिशनल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मेजर्स अप्लाई कर दिए गए हैं। इसको अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ें और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के साथ लिंक करें तो आपको पता चलेगा कि अब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है कि कोई भी आदमी ऐसा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में नहीं बैठा सकते जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, इवन अक्यूज तो भी नहीं बैठा सकते। एकदम क्लीन कैरेक्टर के लोग होने चाहिए। और जो चाइल्ड वेलफेयर होम्स बनाए जा रहे हैं, ऑर्फन होम्स बनाए रहे हैं, वहां भी इस चीज का खास ध्यान रखना है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी ना बना पाए। डोनेशंस पे कंट्रोल की जा रही है। डोनेशन कहां से आ रहा है? कहीं किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन तो नहीं आ रहा, कहीं बच्चों को आप ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे वहां पे। इन सभी चीजों पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अप्लाई कर दी गई हैं। डीएम का रेगुलेटरी जो पावर है वो इन जगहों पे इंक्रीज कर दिया गया है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अडॉप्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गई है, कारा बना है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई गई है, और इसी चीज को हम कहते हैं चिल्ड्रन इन नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर। इस तरह हम उसकी केयर और प्रोटेक्शन करते हैं इंडिया में। Am I clear? ये सेकेंड पार्ट था इस एक्ट का, जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नाम देते हैं। रिसेंट क्या कंट्रोवर्सी है? रिसेंट सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेकर। ये जो बोर्ड बनता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, वो बड़ा बायस्ड बोर्ड दिख रहा है। दे आर ट्रीटिंग चाइल्ड्स एज क्रिमिनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज रॉन्ग, डू नॉट ट्रीट देम एज क्रिमिनल, दे आर चाइल्ड। और इसके लिए हमें कुछ चीजें पहले देखनी पड़ेंगी। कल पता है बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ। मैं गुजराती मीडियम का लेक्चर ले रहा था और एक बच्चे ने कमेंट की, सर पीपीटी ना वाचो। 14 साल के करियर में पहली बार ऐसी कमेंट आई थी, क्योंकि मैंने आज तक कभी पीपीटी खोली, उसका एक ही पर्पस होता है, क्वेश्चंस, वो भी एमसीक्यू। मेंस तो लिखवा देता। फिर मैंने देखा कि वो बच्चा आया, कमेंट किया, कमेंट डिलीट किया, चला गया। तो है कुछ लोग हैं जो अभी हमारे रास्ते का कांटा बनना चाहते हैं, बट मजबूर में से खुद की अपनी कमेंट डिलीट करनी पड़ी। सोचो, अजीब बात है ना। कब देखा आप लोगों ने मुझे पीपीटी से पढ़ाते? आप तो कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, इको, जियो, पॉलिटी, कल्चर, सोसाइटी, एथिक्स, साइंस एंड टेक। कोई बच गया? डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज तक किसी में पीपीटी नहीं है उसकी। कल पहला कमेंट आया मेरे घर में, तो खुश हो गया कमेंट देखिए, चलो किसी ने तो बोल दिया है, कहीं तो इज्जत बची कि सर पीपीटी। और इंटरेस्टिंग पता है, उस पीपीटी में 4 पेज थे, चारों में एमसीक्यू थे। हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। वो बंदा आया, उसने ये तक नहीं देखा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा था। बोलता सर पीपीटी ना वाचो, चला डिलीट करके निकल गया पट्टा से। फालतू में डिस्टर्ब करता है बच्चों को यार। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ सब डिस्कस कर लिया है। खाली कॉम्पोजिशन ध्यान रखिएगा। एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। 2 सोशल वर्कर या एनजीओ के लोग होने चाहिए। एक वुमेन होना मैंडेटरी। और इसमें एक और ऐड क्या कर दिया हमने इस बार, चाइल्ड साइकेट्रिक, जो पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, न्यू रूल्स ने उसे ऐड कर दिया, चाइल्ड साइकेट्रिक। क्लियर है? ओके। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में हमने बात की कि ये लेजिस्लेटिव एग्जाम इन द प्रोविजन फालतू है, सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट की बात हुई। क्या अमेंड किया था इसमें? सीरियस क्राइम के बारे में। ठीक है, कि सीरियस क्राइम की डेफिनेशन रीडिफाइन किया गया। और सेकंड, साइकेट्रिक की बात कही गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम treating a 16-year-old as a child in conflict with law to a potential adult offender under Juvenile Justice Act marks a significant departure from principle of dolly in capex. What is dolly in capex? देखो, ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो, यार क्या हो गया, ये कहां से लाई ये डॉक्टर। ये एक लैटिन डॉक्टर है। डॉली इन कैपेक्स कहता है कि जिसमें कैपेसिटी ही ना हो, इनकैपेबल। जो कहता है कि 18 साल से छोटा बच्चा, कैपेसिटी नहीं उसमें क्राइम करने की। हमारे देश में माना जाता है 7 साल से अगर बच्चा छोटा है तो कुछ भी कर दे उसको क्रिमिनल नहीं कहेंगे। एनीथिंग, कोई भी क्राइम करते उस पर केस चल ही नहीं सकता, एफआईआर में नाम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि डॉली इन कैपेक्स, 7 साल से कम का बच्चा अपने ब्रेन से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है,
एक केस रिसेंट हुआ था, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, 7 डे स्कूल की केस की वजह से। 7 डे स्कूल में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू से मार दिया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर केस चल रहा है ना। और फिर आपने सुना होगा कि उससे कहा गया कि ऐसे लिखो चले जाओ, क्योंकि प्रिलिमिनरी बोर्ड के पास उतनी ही पावर है। सबने बड़ा मजाक उड़ाया कि इंडिया में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो रिलीजन है इसलिए किया जा रहा है। नहीं साहब, कोई भी होता यही होता प्रोसीजर, क्योंकि एक्ट का प्रोसीजर ही यही है और कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास इसमें, क्योंकि वो 9th क्लास का बच्चा है, बिलो द एज ऑफ 14, उस पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। ही इज अ जुवेनाइल, ही इज डॉली इन कैपेक्स, इसलिए टर्म मैंने यूज किया है। ठीक है, ये 7 डे स्कूल केस गुजरात में, और 2-3 केसेस हुए गुजरात में, और गुजरात इस साल जुवेनाइल केसेस के लिए बड़ा सेंटर रहा है सब। एक वो जो कार से उड़ा दिया सबको, अक्सर पता, ठीक है। उसके बाद बड़ौदा में है ना, वो फिर क्या डायलॉग मारा था उसने, निकिता वाला कुछ डायलॉग मारा था, हाँ वो पागल, वो भी किसी के अंदर ट्राइट हो रहा है इस साल। ये सब बड़े हाई प्रोफाइल केस थे जिसको नेशनल मीडिया ने कवर किया हुआ इंडिया में, गुजरात से लेकर। वो सब केसों में डॉली इनकेपेक्स की बात हो रही। ठीक है, डॉली के मिस क्या है, कैपेबिलिटी को चैलेंज करना कि इनकैपेबल है। critically evaluate the challenges in conducting a preliminary assessment as mandated by the act। क्या क्या challenges preliminary assessment में है? सबसे पहला challenge workforce की कमी है। Second, well established training नहीं है। They often turning the preliminary board as a trial board। ज्यादातर ये होता है कि उनको जो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के लिए ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होना चाहिए बोर्ड में शामिल होने से पहले, कि भाई इससे बोर्ड में शामिल करना है, पहले उसकी टेस्ट लो कि क्या ये चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम है, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की जगह वो एक ट्रायल कोर्ट बन जाता है। थर्ड, द लैक ऑफ साइकेट्रिक। अब इंडिया में थोड़ा ट्रेंड चला है, पहले तो साइकेट्रिक कौन करना चाहता था, कोई नहीं। बीए के बाद कौन जाए, कोई करियर नहीं, जीरो करियर फ्यूचर। तो ये जो प्रैक्टिशनर ही नहीं है, और आप एक्ट में मैंडेटरी करो हर बोर्ड में एक साइकेट्रिक होना चाहिए, देश में नहीं है, बोर्ड में कहां से होंगे, पहले देश में तो लाओ, है ना। तो वो एक ड्रॉबैक यहाँ है साइकेट्रिक का ना होना। थर्ड, आप कहते हो कि वीमेन होना मैंडेटरी है। भाई साहब, हम उस देश में जिसमें 10% से कम वुमेन तो पार्लियामेंट में बैठी है ना, वो कहां से तुम्हारे पास बोर्ड में 10% तुम्हें मिल जाएगी, 1% वुमेन। वो भी एक चैलेंज हमारे सामने है। डिस्क्रिशन का चैलेंज है, यहाँ पे चेयरमैन के पास, जिसको हम फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कहते हैं, अनलिमिटेड डिस्क्रिशन है। वो चाहे तो किसी का करियर खत्म कर दे, चाहे तो बचा ले। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहिए, डिस्क्रिशन की कमी है। ठीक है, यही सारे आंसर हमें इसमें लिख रहे थे। हाउ इज इट इज, आगे चलूं। While the Juvenile Justice Amendment Act 2021 aimed to strengthen child protection by empowering district magistrate, ये child in conflict with law का है, ये care and protection का है। It has raised concern regarding the executive versus judicial balance। अब भाई, किसी को अडॉप्शन के लिए हाँ बोलना या ना बोलना, ये तो जुडिशियल पावर थी ना, आपने जुडिशियल पावर छीन ली, उसको एग्जीक्यूटिव को दे दिया। तो अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जैसी कोई चीज होनी चाहिए। डिसीजन देने का काम जुडिशरी का होता है, आप कह रहे हो नहीं अब से हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, तो एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, और जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव अपने आप में डिबेट बढ़ गई है। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अडॉप्शन प्रोसीजर एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस। क्या आप आराम से आंसर लिख दोगे, अडॉप्शन प्रोसीजर क्या क्या है और सीरियस ऑफेंसेस किसको कहते हैं, आ जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं सर इस साल एग्जाम में। गुड मॉर्निंग दीपल, सॉरी बेटा मैं बहुत लेट जो हूँ, क्या आगे बढ़ूं, चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा टफ रहेगा भाई, पहले बता रहा हूँ, इजी इजी क्वेश्चन। प्रतीक पटेल सर, करंट अफेयर माटे गुजराती इंग्लिश न्यूज़पेपर सजेस्ट। बेटा टू बी वेरी फ्रैंक, जो ऑनेस्ट सजेशन चाहिए आपको, तो करंट अफेयर न्यूज़पेपर बेस्ड इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नो डाउट पढ़ना चाहिए। अगर आप 1-2 साल में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। रेदर देन गोइंग डेली बाय न्यूज़पेपर्स, फॉलो एनी मैगजीन, वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट डेटा दे पाएगी। पढ़ना चाहे तो आजकल मिंट बहुत अच्छा आ रहा है, या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू अच्छा है, बट द हिंदू क्रिटिकल एनालिसिस के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब आप क्रिटिकल टू गवर्नमेंट है, हिंदू लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट आइडिया ही, लेफ्टिस्ट आर्टिकल ही लिखता है। तो जो भी हिंदू एनालिसिस रोज देखते होंगे, आपको लगता है आप रोज सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, पॉजिटिव कुछ मिलता ही नहीं। तो हिंदू इज वेरी लेफ्टिस्ट इन नेचर,
इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बैलेंस अप्रोच देता है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहते हैं तो फॉलो इंडियन एक्सप्रेस। और द वायर का ठीक है, द वायर भी कुछ अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, वो नक्सलिस्ट हो जाता है। मिंट ठीक है, मिंट एंड इंडियन एक्सप्रेस, और थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालिसिस के लिए हिंदू आप प्रेफर कर सकते हो। ये 3 अच्छे न्यूज़पेपर है, तीनों नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली, तो जो टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको गवर्नमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, वहां पे आप गो विथ हिंदू। इसलिए मैं कहता हूँ रोज लाइन बाय लाइन पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता, वो अप्रोच बहुत पुराना हो गया, आज से 20 साल पहले काम करता था। अब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा जाता है, ये टॉपिक न्यूज में है, किस टाइप का अप्रोच आपको चाहिए उस न्यूज़पेपर को पढ़ ले, ठीक है। चलिए छोड़िए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement regarding preliminary assessment under Section 15 of Juvenile Justice Act. The assessment is mandatory for all children aged 16 to 18 who are accused of any offence punishable by more than 7 years of imprisonment. Yes, इसी को heinous crime कहा गया है। The Juvenile Justice Board must complete its assessment within 3 months from the date of child first production. Yes, 3 month का timeline दिया गया है। The Supreme Court has mandated the Juvenile Justice Board cannot conduct its assessment without the mandatory assessment of clinical psychologist or psychosocial worker. False. It is not mandated. It guided. में इस टर्म का यूज किया गया है कि असेसमेंट में एक साइकेट्रिक होना चाहिए। उसने ये कहा कि एक साइकेट्रिक नहीं था, प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं कर सकते, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा था, फिर हमने कहा कि बाद में अमेंडमेंट हुआ है, तो राइट आंसर होना चाहिए ओनली 2 statements are correct. Next question. Consider the following statement regarding the trial and sentencing of juvenile tried as an adult. A child tried as an adult can be sentenced to life imprisonment without the possibility of release if the crime is an exceptional depraved nature. अगर कोई ऐसा क्राइम है जो कि एक्सेप्शनल डिप्रेव्ड है, तो क्या उस केस में उसके रिलीज के केसेस को बंद किया जा सकता है? द आंसर इज नो। मैंने आपसे पहले ही कहा, ये एक्ट रिफॉर्मेटिव एक्ट है। ये एक्ट हमेशा कहता है किसी भी स्टेज में ऐसा लगे कि चाइल्ड रिफॉर्म हो गया है, उसे वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट कर दो। द पर्पज ऑफ एक्ट इज नॉट टू पनिश अ चाइल्ड, इज जस्ट टू रिफॉर्म अ चाइल्ड। इसलिए इसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि बेल इज द नॉर्म। एक ही केस में आप बेल नहीं दे सकते। अगर बच्चा वापस इंटीग्रेट होता है तो वो और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस अगर हो रहा है, मतलब जिस एटमॉस्फेयर में वो है उसमें और खराब हो सकता है, तो ही उससे बेल आप डिनाई कर सकते हो। बाकी बेल किसी भी कंडीशन में डिनाई नहीं कर सकते। जनरली बेल क्यों डिनाई किया जाता है कि अगर ये बाहर गया तो ये एविडेंस को टेम्पर करेगा, विक्टिम को थ्रेटन करेगा। चाइल्ड के केस में सब अलाउड नहीं है। चाइल्ड का केस ये कहता है कि एक ही केस में बेल डिनाई करो, अगर ये बाहर जाके और खराब हो सकता है तो। बाकी बेल इज दी नॉर्म, किसी भी स्टेज में बच्चे को छोड़ा जा सकता है। ये क्या कहता है? इन प्रिजन विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज। ये गलत हो गया। ये नेचर ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक्ट के नेचर पे क्वेश्चन है कि एक्ट का नेचर क्या है। इज इट रिट्रीब्यूटिव और रिफॉर्मेटिव? रिफॉर्मेटिव। द प्लेस ऑफ सेफ्टी इज अ फैसिलिटी वेयर चाइल्ड स्टेज अंटिल द एज ऑफ 21 रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द ट्रायल कंक्लूड्स। यस, कभी भी ट्रायल कंक्लूड हो 21 तक तो वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रहता है। Upon the child reaching 21 years of age, the children court must conduct a fresh evaluation to decide if the person should be sent to a regular jail or released on the probation. Yes, ये सही है। Again, only 2 statements are correct. Tough question था, मजा आ गई। पूरा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। बाकी पहले क्या क्वेश्चन बनता था? सीरियस क्राइम किसको बोलते हैं, हीनियस क्राइम किसको बोलते हैं, ये क्राइम इसको। इस साल पूरा डिबेट ही है प्रिलिमिनरी बोर्ड की इंक्वायरी पर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे। कोर्ट केसेस भी उसी को लेकर हैं, सब चीज उसी को है, तो उसी के बेस पे हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ट्राई कीजिए। लास्ट मास्टर भोलू जजमेंट, इस साल का सबसे फेमस जजमेंट। इसका एक सब्सिक्वेंट रूलिंग आई है इसलिए 2025। जजमेंट पुराना बट उसकी फिर से एक रूलिंग आई है। द यूज ऑफ वर्ड मे इन सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 रिगार्डिंग एक्सपर्ट असिस्टेंस has been interpreted by the Supreme Court as mandatory whenever the board lack a house expert in child psychology. Yes, 25 में may word को इससे इंटरप्रेट कर दिया गया है कि अगर चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन को आप कंसल्ट करो। The assessment of mental capacity is legally distinct from the ability to understand the consequences of offense and both must be evaluated. Yes, मेंटल एबिलिटी इवोल्यूशन किसको कहते हैं? क्या ये समझ सकता है कि क्या इसकी मेंटल एबिलिटी है क्राइम को समझने की? उसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं।
बट क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो दोनों समझना अलग चीज होती है। सिंपल बात में समझो, कहीं अगर किसी विमेन की मॉडेस्टी को आउटराइट किया जा रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, क्या वो समझ सकता है कि ये क्राइम हो रहा है? यस, उनकी मेंटल कैपेसिटी है वो समझने की। बट जब वो खुद वो क्राइम करे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता है कि इसका क्या हो सकता है? सिंपल भाषा में बात समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एक 17 साल का बच्चा है, उसने किसी बच्ची को देखा, ठीक है, एंड आउट ऑफ लस्ट उसके मन में पहला थॉट क्या आता है आपको पता है? कि फिजिकल रिलेशनशिप और रेप इज जस्ट अ फिजिकल डैमेज। उसे ये लगता है कि अगर क्या पता मुझसे शर्मा रही कहना चाहती है बट कह नहीं पाती, क्योंकि हमारे देश में एक चीज है ना कि लड़की के नाम में ही हाँ होती है। सबसे वाहियात डायलॉग, ना में ना ही होती है, तो कहीं भी कोई हाँ नहीं होती, कोई छुपी हाँ नहीं है। देयर ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड विल। बट एक 17 साल का बच्चा ये नहीं समझ पाता, वो असॉल्ट इसलिए कर देता है, उसे लगता है कि क्या पता हाँ बोलना चाहती, खाली मेरे सामने शर्मा रही है। उसे ये नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसे पता ही ये क्राइम है, ही हैज अ मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस क्राइम, बट उसे ये नहीं पता कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो ओनली फिजिकली मेंटल होगा, ट्रॉमेटाइज्ड होगा। विमेन शायद इस चीज से कभी बाहर ही ना आ पाए। इसलिए ये दोनों असेसमेंट सेपरेट करना मैंडेटरी है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है और ऑफेंस को समझने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। थर्ड, इफ अ जेजेबी chooses not to seek external psychology assistance, it is no longer required to provide a regional reasoned order for that choice as per Article 221। बहुत गलत है। अमेंडमेंट ऑफ 2021 यही कहता है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल साइकोलॉजिस्ट को नहीं कंसल्ट कर रहे तो उसका रीजन बताओ क्यों नहीं कर रहे। आपके बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप एक्सटर्नल भी कंसल्ट नहीं कर रहे हो तो उसका रीजन बताओ आप क्यों नहीं कर रहे हो। इट मस्ट बी विथ अ रीजन, शुड नॉट बी विदाउट रीजन। ठीक है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दो सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर। ठीक है, दिस इज इट फॉर योर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इससे ज्यादा इस एक्ट में ज्यादा डिटेल में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपके मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस साल इस एक्ट के खास पोर्शन पे फोकस कीजिएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसी पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। 2-3 साल से वही डिस्कस चल रहा है पूरा। ठीक है, अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट टाइम लाइव पूछ लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जंप करेंगे। आज आपका तीसरा लेक्चर भी है, इतने में नहीं खत्म होगा, 12 बजे तक है ना। यहाँ तक अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है प्लीज आस्क, एल्स वी विल कंक्लूड। हम्म हम्म एब्सोल्युटली। ये बात सही है कि अगर कोई बच्चा 18 के बाद क्राइम करता है तो उसे हम एडल्ट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। 18 से कम किया तो 21 साल तक तो सेफ्टी में भेज रहे हो। ये 2 रीजन है। हम एक ट्रायल ले रहे हैं, क्या पता वो 3 साल में रिफॉर्म हो जाए। अगर 17 साल के बच्चे को अडल्ट जेल में भेज दिया गया तो उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो उसके रिफॉर्म होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम उसे एक एडिशनल चांस दे रहे हैं, 3 साल के चाइल्ड रिफॉर्म होम्स का। समझ रहे हैं? क्योंकि इस एक्ट का पर्पज पनिशमेंट तो है नहीं, तो हम उसे 17 या 16 जिसमें उसने क्राइम किया वहां से लेकर 21 तक हम जेल जैसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे, जेल में नहीं। और हम ये असेसमेंट करेंगे क्या वो बच्चा सुधर रहा है। 18 वाला लॉ के हिसाब से मेच्योर हो गया है ना, इसने लॉ के हिसाब से इस पे इमेच्योरिटी का केस रहेगा, उस पर मेच्योर का केस रहेगा। हमने पहले 1 घंटे में वही डिस्कस किया था, लेक्चर देख लेना पॉक्सो वाला, बहुत डिस्कस किया 18 का क्या लोचा है ना। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर 18 से एक दिन बड़ा बच्चा क्राइम करता है उसको उसी दिन अडल्ट जेल में भेज देंगे। 18 से कम का कर रहा है उसको 21 साल तक रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा। मतलब एक्स खुद कहते हैं कि 18 से पहले क्राइम कर लो बाद मत करना। ये अपने आप की एक डिबेट है। देखते हैं कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है नहीं पूछना चाहता। ऑनलाइन एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या बात है? हाँ बेटा।
नो पनिशमेंट। 13 साल का बच्चा अगर 5-6 मर्डर भी कर दे तो उसको रिफॉर्म होम में ही भेजा जाता है। ही कैन नॉट बी ट्राइड एन एडल्ट। लॉज आर लॉज माय फ्रेंड। वही होता, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का इश्यू है सर। आप एक दो एक्सेप्शनल केस की वजह से सारे चाइल्ड्स को थोड़ी ट्राई करवा सकते हो। इसमें जस्टिस का प्रिवेल करवाना है, लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट के पास हर चीज का वेपन है, डोंट वरी। लॉज जनरल पब्लिक पे अप्लाई होते हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ रहा है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 दिया गया है कि एक्सेप्शनल केस में लॉ को साइड में रखा, तुम अपने हिसाब से जजमेंट देना। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आदमी भले 13 साल का है बट ये है जानवर, सुप्रीम कोर्ट कहेगा फॉरगेट अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, लेट्स यूज आर्टिकल 142। है ना? यही तो आर्टिकल 142 की ब्यूटी है। आर्टिकल 142 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के लिए ही दिया गया था जहां लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। लेटर मतलब जो लिखा है, स्पिरिट मतलब जो चाहता है। उन दोनों में जब भी कॉन्ट्रडिक्शन हो तो ये इश्यू आते हैं। ठीक है, काफी लोग लाइव हैं बट कोई कुछ पूछ नहीं रहा तो ठीक है। लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर, लेट्स जंप टू वेरी थर्ड लेक्चर ऑफ द टुडेस डिस्कशन। ठीक है, अगेन ये पीपीटी वगैरह मैं आपको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, सेम जगह से आप कर सकते हैं।